नमस्कार, शंकर लॉज की इस मीटिंग में आप सबका स्वागत है। हम मीटिंग को शुरू करते हैं यूनिवर्सल प्रेयर के साथ में। O hidden Busy light, morning. vibrant in every atom, O hidden light, shining in every creature, O hidden Yes, light, Arun. embracing all in oneness, may each who feels himself as one with thee, know he is also one with every other. आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, द एलिमेंटल वर्ल्ड, और स्पीकर हैं ब्रदर एस के पांडे जी, नेशनल लेक्चरर हैं, सेक्रेटरी हैं यूपी यूके फेडरेशन के, और हमारे पुराने मित्र हैं यहाँ पे शंकर लॉज में, बहुत इन्होंने लेक्चर्स दिए हैं। तो अब मैं इनको इनवाइट करता हूँ ब्रदर को कि आए और अपना लेक्चर स्टार्ट करें। हाँ, तो धन्यवाद राजीव जी। और आज जो भी यहाँ इस मीटिंग में उपस्थित है सभी भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार, सादर नमस्कार। आज का टॉपिक जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया बहुत इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा क्लिष्ट भी है। आज हम उसी क्लिष्टता को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मेरे पास कई बार कई लोगों के फ़ोन आते हैं और फिर उन्हें ये दिक्कत लगती है कि आखिर ये एलिमेंटल वर्ल्ड जो है कितना कंफ्यूजिंग क्यों है। तो मैं राजीव जी, माथुर जी, जो एक पिक्चर मैंने और भेजी थी, क्या उसको लगाएंगे पहले? हाँ हाँ, वो लगा देते हैं। हाँ, वो लगाइए, क्योंकि बिगनिंग में वही चलना पड़ेगा उधर से। उसको लगा दीजिए, फिर ये नेक्स्ट लगाइएगा। हाँ, इसको थोड़ा हाँ बस ठीक है, ठीक, यही रहने दीजिए, यही रहने दीजिए, ये नीचे से चलेगी, ठीक है। ओके, धन्यवाद मित्रों। तो मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ। ये एलिमेंटल जगत जो है, इसको समझने के लिए हम पढ़ने की जल्दबाजी नहीं करेंगे। राजीव जी, इसको ऊपर ही रखो। हाँ, और ले आओ नीचे। हाँ, बस बस बस, ठीक, ठीक है। तो जो हमारा ऑकल्ट फिलॉसफी है, दर्शन है, उसमें ईश्वर एक सृजनकारी शक्ति है, सभी जानते हैं। और ये एक भाववाचक शब्द है, एक संकल्पना है, आइडिया है, ईश्वर जिसे हम कहते हैं। और हमारे थियोसॉफिकल साहित्य में कहा गया है कि जैसे सेना सक्रिय शक्तियों या कार्यशील इकाइयों का एक समूह होती है जिन्हें सैनिक कहा जाता है, वैसे ही ईश्वर या लोगोस सृजनकारी शक्तियों का एक गुणात्मक समूह है। इस पंक्ति को ध्यान रखेंगे कि ईश्वर कोई अकेला एक वचन नहीं है। और इसी तरह सूर्य भी, वो भी ईश्वर है, लोगोस है, तो वो भी एक वचन नहीं है, वो एक समूह है। और ये शक्तियां हैं उसकी सृजनकारी, और उसी के थ्रू वो अपना पूरे संसार का काम करता है। एक बहुत एलोगोरिकल दिया हुआ है, एक पैरा मैं पढ़ रहा हूँ। एक रात सितारों ने अंधकार में चमकना बंद कर दिया और आकाश को छोड़ दिया, और वे बरसात की तरह पृथ्वी पर गिर पड़े, जहां वे आज भी छिपे पड़े हैं। ये सितारे मोनाड हैं। पृथ्वी पर गिरकर ये मोनाड अपनी विकास की यात्रा शुरू करते हैं, एक मैंडेटरी जर्नी। उनका उद्देश्य है आत्म चैतन्य, स्वतंत्र अस्तित्व, यानी कि सेल्फ कॉन्शियस होना और स्वतंत्र अस्तित्व, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस प्राप्त करना। उस अवस्था को जाना उनका उद्देश्य है। तो विकास की इस यात्रा का अर्थ है जीवन के सोपान पर एक के बाद एक चढ़ते जाना। किसी का वो है, वो अपना म्यूट कर दें। प्रत्येक हीरे, प्रत्येक क्रिस्टल, आज सब ध्यान से सभी को सुनना है जिन्हें इसे समझने की इच्छा है, क्योंकि मैं इस डायग्राम के थ्रू भी जाऊंगा। आज हम चाहते हैं, मेरी एक इस तरह से भावना है कि ये जो किसी के लिए कठिन दिखता है, आज वो सरल हो जाए, ताकि आगे जब आप पढ़ें तो कभी कंफ्यूजन ना हो।
प्रत्येक हीरे, प्रत्येक क्रिस्टल, प्रत्येक पौधे और तारे की अपनी एक आत्मा होती है। मनुष्य और पशु के अतिरिक्त और आत्माओं का भी एक पदानुक्रम है। पदार्थ के निम्नतम रूपों से लेके पृथ्वी की आत्मा तक। एलिमेंटल शब्द एक ऐसी इकाई या प्राणी को दर्शाता है जो भौतिक रूप धारण करने से पहले सूक्ष्म लोकों पर अपने विकासवादी अनुभवों से गुजरता है। और प्रत्येक एलिमेंटल मोनाडिक एसेंस से उत्पन्न शुद्ध सार से, यानी कि मोनाडिक से भी ऊपर जो परम चेतना से निकला हुआ शुद्ध सार है, उत्पन्न एक चिंगारी है जिसे अनिवार्य रूप से अस्तित्व के चक्र को पूरा करना होता है। ऐसी प्रत्येक चिंगारी मोनाड का प्रतिनिधित्व करती है। खनिज साम्राज्य में प्रवेश करने से पहले इन्हें एलिमेंटल 1, एलिमेंटल 2 और एलिमेंटल 3 के रूप में विकास के 3 चरणों से गुजरना होता है। प्रत्येक वर्ग के एलिमेंटल को विकास के ऊपरी पायदान पर चढ़ने से पहले प्रत्येक लोक के 7 उपतलों के सप्तपर्णी अनुभवों से गुजरना होता है। प्रारंभिक जीवों ने, यानी एलिमेंटल्स ने, अभी तक कभी भौतिक शरीर धारण नहीं किया है, इसलिए उनमें अहम और व्यक्तित्व की भावना नहीं है। ये उन्हें संदर्भित करता है जिन्हें हम एलिमेंटल या भूतात्मा या भूतसर्व या प्रारंभिक जीव कहते हैं, और जो विकास की धारा के प्रथम सोपान पर है। तो ये जानना रोचक है कि जो अबोध मोनाड है वो उनमें अहम और व्यक्तित्व का भाव अभी नहीं आया है। तो इसलिए ये खनिज, वनस्पति और पशु जगत पर भी समान रूप से लागू होता है। क्यों? क्योंकि मैं की जो भावना है काम तत्व और मनस तत्व के संयोग से उत्पन्न होती है, और मनस तत्व मनुष्य की तीसरी मूल प्रजाति के आखिर में चौथे चक्र में प्राप्त हुआ था। क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जो मोनाड अभी विकसित अवस्था में शुरू कर रहा है अपने विकास का, तो उसके पास इंडिविजुअलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि, और अहम नहीं है, क्योंकि ये काम तत्व यानी जो एस्ट्रल काम मनस है उससे ये पैदा होता है। तो उसके पास अभी ये कुछ भी नहीं है एलिमेंटल्स के पास, क्योंकि ये जो काम तत्व और मनस तत्व आए थे ये तीसरी और चौथी मूल प्रजाति में आए हैं। तो गुह्य सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण जगत कुशल और अर्धकुशल शक्तियों द्वारा शासित होता है। कुशल शक्तियों के 3 वर्ग हैं जिन्हें ध्यानी चौहान कहा जाता है, और अर्धकुशल के भी 3 वर्ग हैं जिन्हें भूतात्मा या भूसर्ग या प्रारंभिक जीव कहते हैं। यहाँ भूतात्मा जो हम लोग ट्रांसलेट करते हैं ना, ये एक्चुअली जो अपने हिंदू साहित्य में महाभूत शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो महाभूत कौन से हैं? पंच महाभूत शब्द हम कहते हैं। तो पंच महाभूतों में वो सारी चीजें हैं, सारे पांचों तत्व हैं। इसीलिए यहाँ कुछ हमारे राइटर्स ने, जो ट्रांसलेटर्स हैं, उन्होंने एलिमेंटल्स को भूत आत्मा के रूप में, प्रारंभिक जीव के रूप में कई तरह से ट्रांसलेशन किए गए हैं। तो ये समझने की बात है कि इन्हें भूतात्मा क्यों कहते हैं। तो एलिमेंटल्स हैं, वो तत्व हैं, वो पंच महाभूतों वाले तत्व हैं जो हमारे सारे शरीर का निर्माण करते हैं। अभी आगे चल कर पे इस पर हम चर्चा करेंगे। तो ध्यानी चौहान जो है, एडेप्ट्स जो है, उनके भी 3 वर्ग हैं। उसके बाद फिर मानव साम्राज्य है, फिर 5वें में पशु जगत है, और 6ठे में वनस्पति जगत है, और फिर खनिज जगत है, और 8वें में, अब यहाँ समझिएगा, प्रारंभिक जीव जगत एलिमेंटल 1 जो हायर मेंटल पर है, एलिमेंटल 2 जो निम्न मनस पर है, और एलिमेंटल 3 जो एस्ट्रल जगत में है, और उसके बाद फिर फिजिकल एलिमेंटल। अब हम आपको यहाँ से शुरू करते हैं। आप देखिए, आपके सामने एक डायग्राम है, उसको ध्यान से आप देखें। तो ये जितने है क्या, जिस समय मोनाड आदि लोक पर आता है, तो इसका विकास करने का मतलब क्या हो गया?
विकास अभी तक हम ये समझते हैं कि ये ऊपर की ओर जाता है। हम अपने थियोसॉफिकल साहित्य में प्राय इसी बात की चर्चा करते रहते हैं कि मिनरल से वनस्पति, वनस्पति से पशु और पशु से मनुष्य बना, मनुष्य से देव जगत पे हम प्रवेश करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि इस मिनरल से पहले क्या, मिनरल से पहले हम कहाँ थे और क्या थे, ये हमें जानना है। इन्हीं को हम एलिमेंटल कह रहे हैं। तो खनिज के पहले जो एलिमेंटल्स हैं, जो जीव है, उसकी यात्रा किधर से होगी? क्योंकि वो आदि लोक से उतर रहा है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, ये समझिएगा। उतर रहा है तो ऊपर के लोकों से उतर रहा है, तो ऊपर से उतरते उतरते नीचे खनिज तक आएगा, फिर खनिज से उसकी ऊपर की विकास की यात्रा शुरू होगी। तो यहाँ जो डायग्राम दे रखा है, बाकी दोनों नहीं, इसमें फर्स्ट एलिमेंटल एसेंस लिखा हुआ है, ठीक है, सेकेंड एलिमेंटल एसेंस लिखा हुआ है। तो ये जीव का जो प्रवाह है, जीवन प्रवाह है, सबसे पहले कौन उतरता है? आप सभी ने अगर पढ़ा है तो जो हमारी फर्स्ट आउटपोरिंग होती है और जो हमारा थर्ड लोगोस है, जो ब्रह्मा की शक्ति है, वो उतर करके लोकों का निर्माण करती है और उसके मटेरियल का निर्माण करती है। दूसरा जो आउटपोरिंग है वो सेकेंड लोगोस की है, जो हमारे विष्णु तत्व है। तो विष्णु की आउटपोरिंग शक्ति की होती है, तो वो पदार्थों को अनुप्राणित करता है, पदार्थों में जीवन भरता चलता है। तो इस तरह से नीचे की ओर आते हुए जो आदि लोक पर, अनुपादक पर, आत्मिक पर और बुद्धिक तक, ये हम इनको मोनाडिक एसेंस बोलते हैं, जो सेकेंड लोगोस द्वारा पदार्थ अनुप्राणित कर दिए जाते हैं इन लोकों पर, उन्हें हम मोनाडिक एसेंस कहते हैं। और फिर जब मोनाडिक एसेंस हायर मेंटल पर उतरता है, तो जो प्रथम तल पर जब आता है तो उसे हम एलिमेंटल एसेंस बोलते हैं, और बाकी के दो उपतल जो बचते हैं हायर मेंटल के, वहां ये एलिमेंटल फर्स्ट कहलाता है। अब आप देखें इसमें डायग्राम में सबसे ऊपर जो फर्स्ट एलिमेंटल एसेंस लिखा हुआ है, वो उसमें हायर हेवन यानी कि हायर मेंटल है ये। तो हायर मेंटल लोक पर जो अरूप देवों का लोक है, वो वहां पर ये फर्स्ट एलिमेंटल आ चुका है। कहाँ से उतरा है? बुद्धि लोक से उतरा है। और ये भी समझ लें कि एक एक एलिमेंटल को अपने तलों पर एक एक कल्प तक विकसित होना पड़ता है, जो हम आगे बताएंगे। तो आप देखिए, जो अभी हमने कहा कि एक के बाद एक ये नीचे उतरते हैं, तो अब ये फर्स्ट एलिमेंटल जो है खनिज में जा रहा है। तो ये कहाँ से उतर रहा है? आदि से आया है, ऊपर से आया है, हायर मेंटल तक पहुंचा है, जहां इसे हम, इस जीव को हम फर्स्ट एलिमेंटल कह रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंटल एसेंस कह रहे हैं। तो कहीं पर आपको ये भूत सार, कहीं जीव सार, कहीं जीव सत्य, हिंदी में तमाम जगहों में ये मिलेगा अलग अलग उसमें। फिर उसके बाद एक कल्प यानी कि पूरा चेन पूरी हो जाती है, तो ये सारे एलिमेंटल्स जो हैं उस जगत के, वो सब फिर सेकेंड लोगोस में वापस हो जाते हैं। फिर किसी दूसरी श्रृंखला में ये अपनी यात्रा अब लोअर मेंटल से शुरू करते हैं। तो लोअर मेंटल पर जब पहुंचे तो इन्हें हम क्या बोल रहे हैं? सेकेंड एलिमेंटल एसेंस बोल रहे हैं। ये रूप देवों का लोक है, लोअर हेवन है, ये नीचे उतर रहे हैं, ये समझिएगा, ये एलिमेंटल है। उसके बाद फिर श्रृंखला तक, पूरी श्रृंखला तक ये विकसित होते रहते हैं और फिर चले जाते हैं सेकेंड लोगोस में। और फिर उसके बाद अपने पूर्व कल्पों के अनुभव के साथ ये फिर एस्ट्रल लोक में उतरते हैं थर्ड एलिमेंटल के रूप में। तो यहाँ देखिए ये कौन सा है? कामदेव का लोक है, एस्ट्रल का लोक है। राजीव जी थोड़ा ऊपर करें इसको। तो आप देखें, फर्स्ट एलिमेंटल, सेकेंड एलिमेंटल और फिर थर्ड एलिमेंटल, यहाँ तक हम उतर आए। और ऊपर करिए, थोड़ा नीचे आ जाए। अब देखिए ये कामदेव का लोक है। उसके बाद अब हम आ गए हैं फिजिकल में, एस्ट्रल वर्ल्ड से फिजिकल में आ गए। अब यहाँ पर अब हम और ऊपर करिए थोड़ा सा।
और ऊपर करिए। हाँ बस बस। अब देखिए ये एलिमेंटल्स जो हैं नीचे उतर करके मिनरल में आ चुके हैं, ठीक है, इतना मोटा मोटा समझ लीजिए। तो अभी तक इनके विकास का जो ऑर्डर था वो डिसेंडिंग था, ये विकसित हो रहे थे, और उन लोगों को जहां जहां जिन लोगों में ये विकसित हो रहे थे, उन लोगों की जो वाइब्रेशंस है उनको ये ग्रहण कर रहे थे। तो ये नीचे उतरना इनका विकास का जरिया बना। अब ये देखिए मिनरल तक पहुंच गए हैं, ठीक, सब खनिज में आ गए हैं। अब इनकी दो धारा बन रही है विकास की। तो अब यहां तक आपने समझ लिया। तो इसको अब इस डायग्राम को हम हटाते हैं और दूसरा वाला लाइए आप। तो क्या हो गया कि जो तीन एलिमेंटल के जगत है उनकी जो बिल्कुल लास्ट में ले आइए भैया, सबसे नीचे। हाँ, अब यहां से हम इसको बाद में समझेंगे। तो आपने देखा कि जितने ये वर्ग 10 वर्ग जो हमने बताए, उसमें जो एलिमेंटल 1 है, जो एलिमेंटल 2 है, जो एलिमेंटल 3 है, उसकी विकास की दिशा कहाँ है? ऊपर से नीचे की ओर है। फिर वो खनिज से वनस्पति, वनस्पति से पशु, और पशु से मानव, और फिर ध्यानी चौहान, इसकी स्टेज में ये दिशा ऊपर की ओर है, एवोल्यूशन है, ये आरोहण है। अभी तक अवरोहण था, डिसेंडिंग ऑर्डर था, और मिनरल के बाद कई धाराएं निकलती हैं, कई धाराएं निकलती हैं जो असेंडिंग ऑर्डर में होती हैं। अब देखिए आपके सामने जो डायग्राम लगा हुआ है, इसमें कितने हैं, कितनी धाराएं जा रही हैं? मिनरल तक तो एलिमेंटल आ चुका है, ठीक है। अब उसमें देखिए जल की है, ठीक, हवा की है, पानी की है, माने उसकी है, और अर्थ की है। अर्थ में तीन धाराएं जा रही हैं, तीन धाराएं ऊपर की वो जा रही हैं मिनरल के बाद की, ठीक है। अब इसमें ये जो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी जो आप देख रहे हैं, जिसमें एक धारा अर्थ से फंजाई में, बैक्टीरिया में, इंसेक्ट्स में। अब देखिए इनका जो विकास हो रहा है कैसे हो रहा है? जो वाटर में आ रहा है तो ईथरिक फॉर्म में आ रहे हैं, क्योंकि अब ऊपर जा रहे हैं तो इनका जो फॉर्म है ईथरिक है। अभी उस पर हम बात करेंगे। फिर उसके बाद समुद्र में जो है सी वीड्स हैं, फिर उसके बाद कोरल्स हैं, स्पॉन्जेज हैं, ये विकास कर रहे हैं। देखिए ये सी वीड्स तो वनस्पति हो गई, और इसमें आगे चल करके ये सब आ गया एनिमल किंगडम में आ गए। और फिर उसके बाद एम्फीमॉर्फिक नोम्स हैं, तो ये एमॉर्फस है। तो उसमें क्या हो गया कि ये दोनों तरफ से हैं, पृथ्वी के भी है, और इधर है फंजाई है, बैक्टीरिया है, इंसेक्ट है, और स्मॉलर रेप्टाइल्स हैं। और बीच वाली धारा जो जा रही है वो नन्ही ग्रासेज हैं, सीरियल्स हैं, फिर बीज हैं, एंड्स हैं। अब देखिए कि एक टाइनी एथेरिक क्रीचर्स हैं, सब जा रहे हैं। अब उसके बाद एक धारा जो लास्ट में पांचवी आप देख रहे हैं, उसमें मॉसेज हैं, फर्न्स हैं, ये छोटे छोटे सब श्रब्स हैं, हर्ब्स हैं। और फिर उसके बाद ट्रीज है। अब ट्रीज से देखिए दो धारा बन रही है, एक लोअर मैमल्स की है और एक बड़े रेप्टाइल्स की है। और नीचे करिए भैया राजीव जी, और नीचे करिए, नीचे नीचे माने ऊपर 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 वाला दिखाइए। हाँ, अब देखिए यहाँ पर ये फिर जा करके ये दोनों धाराएं कंबाइंड हो गई मैमल्स में। और यहाँ क्या बन रहा है? ये क्लाउड स्पिरिट्स बन रही हैं, अंडीन्स बन रही हैं, फेरीज बन रही हैं, सेलेमेंडर्स बन रहे हैं, ये अग्नि के है, एयर के हैं। और इस पांचवी धारा में और ऊपर उठाइए। हाँ चलिए, अब यहाँ देखिए ये मनुष्य का विकास आ गया। एक धारा में अकेली, एक दो तीन चार पाँच छः, छह धाराओं में पांच धाराएं देवलोक को जा रही हैं, और एक अकेली छठी धारा जो है वो मनुष्य के बनने में जा रही है। पूरा नीचे करिए और ले आइए। अब यहां देख लीजिए क्या हो रहा है कि बिना मनुष्य बने हुए ये जो ईथरिक देवियां थी, और जो ये जिन्हें हम परियां और ये सब कहते हैं, ये सब अपने उससे निकल कर कामदेव, रूपदेव, अरूपदेव, यानी अब ये विकास क्रम में ऊपर चढ़ रहे हैं। पहले एलिमेंटल्स में नीचे उतर रहे थे,
जब मिनरल तक पहुंच गए तो फिर अब ये ऊपर चढ़ रहे हैं। अब यहाँ बड़े बड़े देवों का, परियों का सारा साम्राज्य है ये सब कुछ सारा साम्राज्य एलिमेंटल है। और हमारा कंफ्यूजन इसीलिए रहता है कि ये परियां भी, ये शिल्प भी, अग्नि परियां, वायु परियां, जल परियां, जल देव, रूप देव, अरूप देव, ये सब एलिमेंटल किंगडम में आते हैं। ये कंफ्यूजन हमें होता है। तो प्रारंभिक अवस्था में जिन्हें हम एलिमेंटल 1 2 3 कहते हैं, वो उतार है, नीचे की तरफ है। और जब मिनरल तक हमारा जीव पहुंच जाता है मोनाड की ओर, तब फिर ये मिनरल से 5 धाराओं जो नोन है, ये 6 धाराओं में, तो 5 तो इधर से जा रही हैं, अभी हम आगे डिटेल बताते हैं। और एक धारा अकेली जा रही है, मनुष्य है, फिर एडेप्स के डिसाइपल्स हैं, एडेप्ट्स हैं, और फिर ध्यान चौहान है। तो आप देखिए दो तरफ से ध्यान चौहानों की, ये जो 5 धारा पीछे छूटी वो भी ध्यानी चौहान में जा रही है, और जो एक धारा मनुष्य के थ्रू है वो भी ध्यानी चौहान में जा रही है। तो मैडम ब्लाउस्की ने कहा कि जो धारा में देवलोक को गई, देवों के, देवगणों के तक गई, अगर वो मनुष्य नहीं बने हैं तो उन्हें किसी न किसी श्रृंखला में मनुष्य बनना ही होगा। भले इसमें छूट गए हैं तो अगले किसी श्रृंखला में बनना होगा। तो मैं आगे चलता हूं। मैं समझता हूं कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब आते हैं हम मोनाडिक एसेंस और एलिमेंटल एसेंस की बात करते हैं, जिसे जीव सार कहते हैं, जीव सत्य कहते हैं हिंदी में, और भूत सार या भूत सत्य कहते हैं। प्रथम बाह्य प्रवाह हमने बताया कि पहला जो आउटपोरिंग है कहाँ से होती है। सूर्य की 3 शक्तियां जब मार्किंग हो जाती है अपने सौर मंडल की, सूर्य मार्किंग कर देता है, अपनी सीमा निर्धारित करता है, तो भिन्न भिन्न तलों और उपतलों का निर्माण के लिए प्रथम शक्ति उतरती है ब्रह्मा की, जिसे हम फर्स्ट आउटपोरिंग कहते हैं, जिसे हम बाह्य प्रवाह कहते हैं। अंदर से, भीतर से सूर्य की शक्तियां हैं, नीचे उतरी हैं। तो उसने क्या किया, ब्रह्मा द्वारा मूल पदार्थ को अनुपारण करने से बुलबुले बनते हैं। ये बुलबुले मिलकर तलों का जो प्लेन्स हैं उनका परमाणु बनाते हैं, और परमाणु जो है, परमाणु आपस में, एटम्स जो हैं वो आपस में मिल करके क्या बनते हैं, फिर द्वितीय बाह्य प्रवाह में द्वितीय लोगोस। तो एटम्स तो बन गए, हर तल के एटम्स बन गए, हालांकि हम एक साथ बना रहे हैं पर ऐसा होता नहीं है। एक एक तल बनने में वही कल्प वाला हाल है कि एक एक तल बनने में जो है कई श्रृंखलाएं कल्प लग जाती हैं। लेकिन अब यहाँ हमें समझाने के दृष्टिकोण से, तो फिर वो एटम्स बन गए। आप ये मान लें जिन्होंने, ब्रह्मा ने उन तत्वों को अनुप्राणित किया, पदार्थों को, एटम्स बने। फिर दूसरा जो आउटपोरिंग है सूर्य की शक्ति का, वो है विष्णु की, तो जिसे हम सेकेंड आउटपोरिंग कह रहे हैं। इनके द्वारा परमाणुओं को दिव्य जीवन से जीवंत किया जाता है। इन्हें हम मोनाडिक एसेंस या जीव सत्य कहते हैं। और जब ये दिव्य जीवन आणविक पदार्थों को अनुपानित करता है तो हम इन्हें एलिमेंटल एसेंस या तात्विक सार कहते हैं। तो सौर मंडल के चारों ऊंचे लोकों में सेकेंड लोगोस के व्यक्त रूप को मोनाडिक एसेंस, चारों ऊंचे लोग कौन कौन से हो गए, आदि हो गया, अनुपादक हो गया, बुद्धि हो गया, आत्मिक हो गया, और बुद्धि हो गया। तो 4 लोगों में इनका जो सेकेंड लोगोस का व्यक्त रूप है, अनुप्राणित किया हुआ, उनको मोनाडिक एसेंस कहते हैं। सर्वप्रथम ये आदिलोक की प्रकृति में प्रकट होता है और पूरे चेन पीरियड की अवधि तक इसी लोक में विकसित होता रहता है। चेन पीरियड या श्रृंखला की अवधि की समाप्ति पर ये द्वितीय शब्द ब्रह्म यानी द्वितीय लोगोस में लौट जाता है, सेकेंड लोगोस में वापस हो जाता है, और दूसरी चेन के आरंभ में अनुपादक लोकों की प्रकृति को अनुप्राणित करने के लिए प्रकट होता है। ये सीरियल बाय सीरियल चल रहा है। दूसरी माला का कार्य वो प्रथम माला में अर्जित समस्त शक्तियों और क्षमताओं के साथ आरंभ करता है। यानी कि आदि लोक पर उसने जो कुछ भी अनुभव प्राप्त किया था, उन अनुभवों के साथ
दूसरी श्रृंखला में अनुपादक लोक पर उन अनुभवों के साथ वो प्रकट होता है। फिर कल्प बीतता है, फिर से वो अपने लोगोस में लौट जाता है और फिर तीसरी किसी अन्य श्रृंखला पर अपने उन अनुभवों के साथ फिर से आत्मिक लोक पर उतरता है, फिर आत्मिक लोक से बुद्धि लोक पर उतरता है और इस तरह से ये मोनाडिक एसेंस नीचे नीचे उतरता जाता है। और जब ये मनोलोक पर आता है तब ये जो तात्विक सपने यानी कि जब ये जो मोनाडिक एसेंस है, जब इसको सेकेंड लोगोस मेंटल लेवल पर अनुप्राणित करता है तो हम इसे एलिमेंटल एसेंस कहते हैं। और इसी तरह से एलिमेंटल एसेंस, फिर उसके बाद दूसरा सेकेंड एलिमेंटल एसेंस, तो पहला एलिमेंटल एसेंस हो गया हायर मेंटल पर, फिर उस कल्प के बाद दूसरा एलिमेंटल फिर उतरेगा लोअर मनस पर, तो वहां क्या होगा, ये पीछे के अब सारे अनुभवों के साथ उतर रहा है, तो सेकंड पर ये आ गया सेकंड एलिमेंटल एसेंस। और इस तरह से जब नीचे भूअर लोक में अपने सारे अनुभवों के साथ उतरता है तो ये थर्ड एलिमेंटल एसेंस कहलाता है। और इसी तरह से ये हायर मेंटल के पहले सब प्लेन पर ये एलिमेंटल एसेंस है, और जब हायर मेंटल के दूसरे और तीसरे उपतल पर उतरता है तो यहाँ इसको हम एलिमेंटल कहते हैं, क्योंकि ये उपलोकों के तमाम वस्त्रों को, वो जो आवरण है उनको धारण करता है। उसी तरह से यही फिर निम्न मनस के पहले उपतल पर ये फिर एलिमेंटल एसेंस कहलाता है, एलिमेंटल एसेंस 2। और ये नीचे के 3 बचे लोकों पर ये एलिमेंटल थर्ड एलिमेंटल सेकंड कहलाता है। और इसी तरह से ये उतरते हुए नीचे एस्ट्रल पर ये एलिमेंटल 3 हो जाता है। ये द्वितीय लोगोस का जीवन ही मानसिक और भूअरलौकिक पदार्थों को अनुप्राणित करता है और उनको ये विचित्र सजीवता प्रदान करता है, जिससे विचारों द्वारा संचालित मनोलोक या भूअरलोक की प्रकृति में हल्का सा भी कंपन उन पदार्थों का रूप बना देते हैं। इन रूपों की आय सीमा विचारों या भावनाओं की शक्ति पर निर्भर करती है। जीवन के विकास क्रम में अनेक भूमिकाएं होती हैं और जीवन पहले पराभौतिक यानी कि भौतिक से ऊपर पदार्थ के रूपों का निर्माण करता है और इस अवस्था को हम एलिमेंटल का जीवन कहते हैं। पूर्व अनुभवों के सहारे ये एलिमेंटल का जीवन रासायनिक संगठनों को अनुप्राणित करता है और खनिज समूह आत्मा बन जाता है। किधर, ये थर्ड एलिमेंटल नीचे आ गया मिनरल में। इनमें 2 स्रोत है, एक मानव जगत और एक देव जगत। हमने अभी आपसे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बताया। परंतु इसी खनिज जगत के जीवन का एक और स्रोत वनस्पति और पशु जगत से होते हुए वन देवी और वन देवताओं से होकर देव जगत को जाता है। एक और स्रोत इसके बारे में बहुत कम ज्ञान है, कोशों का जगत है जो सेल्स हैं। इसी तरह से विद्युत स्फुरलिंग और रासायनिक तत्वों का भी कदाचित अलग जगत है। और भी दूसरे विकास क्रम संभवतः हमारी पृथ्वी पर चल रहे होंगे, पर उनके संबंध में बहुत जानकारियां उपलब्ध नहीं है। खनिज से ऊपर चढ़कर, अब समझिएगा, खनिज तक आ गया, अब ऊपर चढ़कर 6 पृथक धाराओं के द्वारा जीवन सिद्ध पुरुषों की अवस्था प्राप्त करके अरूप देवों और ध्यानी चौहानों की अवस्था तक पहुंचता है। ये डायग्राम हमने अभी आपको बताया। इन 6 धाराओं में केवल 2 धाराएं भौतिक पदार्थ के सूक्ष्मतर ईथरी अवस्था का उपयोग करके फिर भूअर लोक के पदार्थ के रूप गढ़ती है और एक धारा जल में रहने वाले जीवों के रूपों का निर्माण करती है और 3 धाराएं धरती पर रहने वाले जीवों का रूप निर्माण करती हैं और 6 में से केवल एक धारा के द्वारा जीवन मानव का रूप धारण करता है। अन्य 5 धाराएं देव एवं उनके विकास क्रम में चली जाती हैं। डायग्राम समझ रहे होंगे। एनिमल किंगडम पृथ्वी पर के जीव के विकास की धारा की दोनों दिशाओं आरोहण और अवरोहण में इनका विशाल साम्राज्य फैला हुआ है। बात समझ गए? नीचे उतर रहा है वो भी एलिमेंटल किंगडम के अंतर आता है
और जो ऊपर जा रहा है, इसके बाद ये जो मनुष्य के अलावा जो देख रहे हैं, ये सब एनिमल उसी एलिमेंटल किंगडम में पूरा आते हैं। तो आरोहण भी हो गया और अवरोहण भी हो गया। तो सर्वप्रथम डिसेंडिंग ऑर्डर था और उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर है। तो जितने भी ये देवी देवता परियां ये सब आप देख रहे हैं, दे ऑल आर विद इन दिस एलिमेंटल किंगडम। मुझे मुझे विश्वास है कि अब इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये अवरोहण की स्टेज में पाए जाने वाले एलिमेंटल्स 1 to 3 स्थिरता और इंडिविजुअलिटी प्राप्त करने और मनुष्य बनने के लक्ष्य पर है। ये हमारे शरीरों के निर्माण का पदार्थ है, इसीलिए इनको हम भूतात्मा कहते हैं। और इवोल्यूशन की स्टेज में वन देवियां, कामदेव, रूपदेव, अरूपदेव इस स्वरूप को बनाने में हमारी सहायता करते हैं। जो डिसेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंटल्स हैं, वो हमारे शरीरों के पदार्थ है, हमारे शरीरों का निर्माण करते हैं। और ये जो एवोल्यूशन की स्टेज में है, ये हमारे शरीर के निर्माण में बाहर से सहायता करती है। ये अदृश्य जीव हैं जिनका निर्माण विभिन्न तलों पर सेकंड आउटपोरिंग के समय सेकंड लोगोस द्वारा किया जाता है। तो वास्तव में ऊपर से नीचे उतरते मोनाडिक एसेंस पर प्रत्येक तलों के पदार्थ के आवरण चढ़ते जाते हैं और इस तरह उच्च मनस पर प्रथम एलिमेंटल, निम्न मनस पर द्वितीय एलिमेंटल एसेंस और भूअर लोक पर तृतीय एलिमेंटल एसेंस की उत्पत्ति होती है। और यही एलिमेंटल एसेंस एलिमेंटल्स का निर्माण करते हैं। अवरोहण की अवस्था में, इन्वोल्यूशन की अवस्था में ये अदृश्य है, परंतु आरोहण की अवस्था में जो एलिमेंटल्स ईथरिक पदार्थ से बनते हैं, एक संवेदनशील व्यक्ति इन्हें देख सकता है। इन्हें प्रकृति देव या नेचर स्पिरिट्स कहा जाता है, जो अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी के एलिमेंटल्स को क्रमशः सैलमेंडर, अंडाइन, सिल्फ और नोम कहते हैं। इनका साम्राज्य इथीरियल से उच्च मनस तक फैला हुआ है। एचपीवी ने कहा, जो एलिमेंटल्स विकास की धारा में मनुष्य बनने के बजाय देव विकास की धारा में चले गए हैं, वो किसी न किसी अगले मनवंतर पर मनुष्य बनेंगे। मोनाडिक एसेंस से परमानेंट एसेंस एटम भी बनते हैं। अब इसे समझ लें, साथ साथ चले, जो हमारे शरीरों की रचना का आधार है, क्योंकि उनमें शरीर धारण करने के सभी कारण उसमें संग्रहित होते हैं। आदर्श एवं कल्याणकारी विचार या अनुभव कारण शरीर तक जाते हैं, परंतु स्वार्थी, विकृत और निम्न भावनाएं परमानेंट एटम्स में संग्रहित रहती हैं। तो एलिमेंटल एटम्स हमारे शरीर के निर्माण के विभिन्न तलों के पदार्थ हैं, जो मनुष्य के सूक्ष्म तथा भौतिक शरीरों का निर्माण करते हैं। एलिमेंटल्स अंधी शक्तियां हैं। इनका उद्देश्य इंडिविजुअलिटी प्राप्त करना, व्यक्तिगत चेतना का अनुभव प्राप्त करना होता है, अतः खनिज साम्राज्य तक पहुंचना इनका पहला उद्देश्य है। ये जीवित शक्तियां हैं, चिंगारी के रूप में इनमें जीवन है और प्रत्येक मोनाड की प्रतिनिधि है। क्योंकि ये अंध शक्तियां हैं, अतः मनुष्य इन्हें जिस तरह का भी विचार प्रदान करता है, ये उसे ग्रहण करती हैं और वैसा ही लौटा देती हैं। इन्हें हम जो कुछ भी प्रदान करेंगे, हमारा व्यक्तित्व, हमारी आदतें, हमारी सोच वैसी ही बनती जाएगी। ये कोई अप्रत्याशित रूप से यहाँ नहीं है। ईश्वरीय योजना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ये भविष्य के मनुष्य या देव हैं। विकास के उतार चढ़ाव में उनकी अपनी स्वतंत्र भूमिका नहीं है। पहले ही कहा जा चुका है कि वह सिर्फ लौटाने का काम करती हैं। हमारी सर्व समस्या सिर्फ इतनी है कि मनुष्य के शरीर के एलिमेंटल्स अपने विकास के लिए नीचे की दिशा में गति करते हैं। अब आप समझिएगा। और जीवात्मा अपने गंतव्य को जाने के लिए ऊपर की दिशा में जाना चाहती है, इसलिए संघर्ष बल पैदा होता है। तो शक्तियां काम कर रही हैं। एलिमेंटल्स जो हमारे शरीर के पदार्थ हैं, वो मिनरल की तरफ जा रहे हैं अपने विकास में, और हमारी जीवात्मा, मनुष्य की बात कर रहा हूं अब मैं,
कि ये मनुष्य के शरीर के पदार्थ हैं। ये तो काम, क्रोध, घृणा, लोभ, भय की तरंगे इन एलिमेंटल्स को सुखद लगती हैं, जिनसे हमारा शरीर बना इन्हें। अतः ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम कौन सी भूमिका अदा करें। एलिमेंटल्स को जो भी विचार दिया जाए उसे वे ग्रहण करते हैं। इसलिए प्रार्थना, ध्यान, अच्छे विचार एलिमेंटल को इस तरह की ऊर्जा और इसी तरह की दिशा इन्हें प्रदान करते हैं। अतः हम स्वयं इन अच्छे विचारों से अपने ही बुरे कर्मों से निवृत्त होंगे। शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में उनकी अपनी चेतना है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम तीन शक्तियों की उपस्थिति के अपने शरीर की बात कर रहे हैं। आपके शरीर में, हमारे शरीर में तीन अलग अलग भिन्न भिन्न शक्तियां उपस्थित हैं। इन्हें समझने का प्रयास करें। तो हमारी जो कोशिकाएं हैं, जिनसे हमारा शरीर अंग बना हुआ है, ठीक है, जो सामूहिक रूप से अपने स्वामी के निर्देश पर काम करते हैं, जैसे शरीर के सभी जैविक कार्य, उनकी चेतना एलिमेंटल्स की चेतना से भिन्न है। एलिमेंटल शरीर को अलर्ट करने, सोने, खाने पीने, रात में करवट बदलने, शरीर की रक्षा करने, रोगों से लड़ने का संकेत देने आदि का काम करते हैं। तो हमारे लिए अच्छे काम भी करते हैं। जब शरीर थका होता है तो ये व्यक्ति को आराम करने के लिए प्रेरित करते हैं। जब उसे भोजन और पेय की आवश्यकता होती है तो उसमें खाने पीने की इच्छा उत्पन्न करते हैं। जब रोगाणु द्वारा शरीर पर हमला किया जाता है तो ये उन्हें मारने के लिए अपने परजीवी कोशिकाओं की सेना को जुटाता है। जब शरीर घायल होता है तो ये कोशिकाओं को ठीक करने के लिए संगठित करता है। जब शरीर सो रहा होता है तो ठंड से बचने के लिए अपने ऊपर चादर ओढ़ लेता है या आराम करने के लिए नई स्थिति में करवट बदल लेता है। किसी भी ऐसी घटना में जिसे ये अपने जीवन के लिए खतरा समझता है, तुरंत अपने रक्षा का हर संभव प्रयास करता है। किसी तरह की अचानक जोर की आवाज होने पर तुरंत प्रतिक्रिया करता है। भौतिक एलिमेंटल्स की ये कई अभिव्यक्तियां काफी स्वाभाविक हैं और शरीर में रहने वाले प्राणी की चेतना द्वारा इनमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि जीवात्मा की चेतना इन दोनों शक्तियों से भिन्न है। एलिमेंटल्स का स्वभाव है नीचे की ओर जाना और जीवात्मा का स्वभाव है ऊपर की ओर जाना। जब हम विकसित होकर नियंत्रण जीवात्मा के हाथ में सौंप देते हैं तो समस्त कार्य, समस्त चिंतन हमारे उत्कृष्टता की ओर चले जाते हैं। यदि हम एलिमेंटल्स के दास बनेंगे तो हमारा उतना ही पतन होता जाएगा, उतना ही मन चंचल बना रहेगा, शरीर अस्वस्थ होगा। अतः अच्छा चिंतन, मनन, ध्यान सभी विकास के उन्नयन में सहायक है। अब हम आते हैं नेचर स्पिरिट्स के ऊपर, जो अभी आपने ये बगल की 5 धाराएं देखी, मिनरल से ऊपर जाती हुई, जल की, अग्नि की, वायु की, और ये हम अभी आपसे इस पर एक एक करके आते हैं। अब देव जगत के ऊर्ध्वमुखी विकास के मिनरल के बाद ये जो देव जगत का अब कैसा विकास है, ये एवोल्यूशन है। अब आरोहण की दिशा में बढ़ गए हैं मिनरल के बाद। नीचे ले लीजिए मिनरल से, सबसे निचले पायदान पर, बस यही रोक दीजिए। ये सबसे निचले पायदान पर मिनरल लाइफ के ऊपर ये सब नेचर स्पिरिट्स हैं। अर्थ में जो मनुष्य वाला है इसे आप छोड़ दें तो ये जितने सब ये नेचर स्पिरिट्स है, एक एक करके हम दिखा रहे हैं। प्रकृति देव कह सकते हैं इन्हें, प्रकृति की देवियां कह सकते हैं। इनका अदृश्य संसार है जो विशाल देव साम्राज्य का एक छोटा सा हिस्सा है। अब इसमें कौन कौन से, ये कह रही हैं मैडम ब्लाउस्की कि ये जो प्रकृति देव है, जो नेचर स्पिरिट्स हैं, इनका वैसे कोई रूप नहीं होता है। ये ऊर्जा के केंद्र हैं, उनकी अपनी प्रकृति प्रदत्त इच्छाएं हैं, परंतु इनमें कॉन्शियसनेस, इंडिविजुअल चेतना नहीं है। इसलिए उनके कार्य अच्छे बुरे दोनों हो सकते हैं। इथरिक एलिमेंटल्स को प्रमुखता से 4 भागों में बांटा जा सकता है। नोम्स माने हो गया बौना, बौने देव हैं पृथ्वी के, जल परियां हैं, अंडाइंस हैं, पवन देवियां हैं, सिल्फ है, अग्नि परियां हैं, सैलेमेंडर है। हम एक एक करके इन पर विचार करते हैं। पृथ्वी के एलिमेंटल्स या नेचर स्पिरिट्स या नोम्स,
इस वर्ग में परियों के विषय में मनुष्य को ज्यादा जानकारी है। वह वैसे पृथ्वी तल पर रहती हैं, परंतु वे धरती की नीचे भी जा सकती हैं। वे धरती में काम करती हैं, धरती में परिवर्तन और रूपांतरण लाती हैं। वे विभिन्न रूपों, रंगों और जातियों में पाई जाती हैं, वैसे ही जैसे पक्षियों के समुदाय में होता है। वे बुद्धि में भी भिन्न होते हैं। अलग अलग देश में या एक ही देश के अलग अलग क्षेत्रों में उनकी कई प्रजातियां पाई जाती हैं। वे इथरिक पदार्थ के बने होते हैं, इसलिए उन्हें देख पाना कठिन नहीं होता। वे अपने आकार को छोटा बड़ा कर सकते हैं और मनुष्य की नकल कर सकते हैं। इनका समूह शक्तिशाली देवों द्वारा शासित होता है, जिन्हें भारत में कुबेर और पश्चिम में वुल्कन कहते हैं। जल परियां, अंडीन्स या मरमेड्स, मरमेड्स देखा होगा मछली के आकार में, वो भी सब इसी में आते हैं। महासागर, समुद्र, नदियां, झीलें, झरने आदि कुल मिलाकर संसार में पृथ्वी की अपेक्षा जल का क्षेत्रफल बहुत अधिक है। स्वाभाविक है कि जल परियों की संख्या का रूप और प्रकार भी बहुतायत में होगा। जल की प्रत्येक बूंद अपने आप में एक नन्हा जीवन है, जो अपना कार्य करता है और चक्र को चलाता है। ये समुद्र की सतह से लेकर गहराई तक रहते हैं, परंतु सतह के एलिमेंटल्स सागर के मध्य और गहराई के जीवन से अधिक विकसित होते हैं और इच्छानुसार सतह से ऊपर हवा में उछलते और तैरते रहते हैं, खेलते रहते हैं। ये बहते पानी में झिलमिलाहट पैदा करते हैं। मनुष्य से इनका संपर्क कम होता है, इसलिए ये मनुष्य से ज़्यादा परहेज नहीं करते, जबकि पृथ्वी की नेचर स्पिरिट्स मनुष्य को उनकी विकृत सोच के कारण उनसे दूरी बनाकर रखती हैं। झरनों और बहते पानी में वह अति प्रसन्न होती हैं, जैसे समुद्रों के लहरों पर। शहरों के निकट जहाँ जलाशय बदबूदार, गंदे और रसायन से भरे रहते हैं, इन्हें घिनौना प्रतीत होता है। धरती के उत्तरी क्षेत्र में जब महीनों के लिए बर्फ जम जाती है, ये पक्षियों की तरह अपना स्थान छोड़कर अन्य क्षेत्रों के जलाशय में चले जाते हैं। ताज़ा पानी की नेचर स्पिरिट्स खारे पानी में रहना नहीं पसंद करती, इसलिए समुद्र के जल में नहीं उतरती और ताजे पानी की तलाश में दूर दूर तक चली जाती हैं। मेघों के नेचर स्पिरिट्स, जिन्हें जल और वायु के मध्य का प्रकार समझना चाहिए, ये आकार में बड़े होते हैं और इन्हें बादलों में आकृति बनाने में बड़ा आनंद आता है। जब बादल नहीं होते तो इन्हें समुद्र में डुबकी लगाना अच्छा लगता है। पवन देवियां, सिल्फ, वायु के एलिमेंटल्स, उनकी स्थिति मनुष्यों के काफी निकट है। ये मनुष्य से आसानी से संपर्क कर सकते हैं। ये अन्य सभी नेचर स्पिरिट से अधिक बुद्धिमान हैं और एक साधारण मनुष्य जितना बुद्धि रखते भी हैं, लेकिन वह अभी भी इंडिविजुअलिटी प्राप्त नहीं है। वे पशुओं से अधिक बुद्धिमान है। वायु प्रदूषण के कारण वे मनुष्य के समीप नहीं आते और वायु के ऊपरी सतह पर रहते हैं और प्रायः जलाशयों में उतरते हैं और खेलते रहते हैं। पवन देवियां, देवों की तीन इंद्रियां श्रवण, स्पर्श और चक्षु सक्रिय रहती हैं। इनका वास्तविक निवास वो तल है जहां एस्ट्रल और सूक्ष्म भौतिक मिलते हैं। यूं तो ये सूक्ष्म इथरिक पदार्थ से बनती हैं, परंतु अपने चुंबकीय प्रभाव से बादलों के वाष्प को आकृतियों में बदल देती हैं। ये वैयक्तिकता पाने की बहुत इच्छुक रहती हैं, इसलिए वे देवों के संपर्क में रहकर उनका सहयोग करती रहती हैं। देवों के लिए उनका घना प्रेम उनकी इंडिविजुअलिटी का, वैयक्तिकता का कारण बनता है। देवगण प्रकृति की योजना को समझते हैं, यानी कि जो बड़े देव है, इसलिए प्रत्येक एस्ट्रल देवों के साथ अनेक पवन देवियां जुड़ी रहती हैं। इनमें से अधिकांश देव देव राजा के अधीन होकर कर्म क्षेत्र में कार्य करते हैं और इसमें संदेह नहीं कि कर्म वितरण का कार्य करते हुए ये पवन देव या पवन देवियां बहुमूल्य ज्ञान प्राप्त करती रहती हैं। इसके विपरीत कभी कभी ये मनुष्य से प्रेम कर बैठते हैं। यद्यपि ऐसा विरले होता है, परंतु ये प्रेम इतना प्रगाढ़ होता है कि वह देव विकास की धारा को छोड़कर मनुष्य की विकास की धारा में पड़ जाते हैं। इंडिविजुअलिटी के बाद वह देव न बनकर मनुष्य बनते हैं। ऐसा देखा गया है कि कोई सिल्फ या पवन देवी किसी स्त्री या पुरुष के प्रेम में प्रगाढ़ संबंध बना लिया हो और पूरा जीवन
निर्वाह किया हो। ऐसा आकांक्षी कभी कभी किसी मृत बच्चों के शरीर में बलात् प्रवेश कर जाता है और पता चलता है कि बच्चा जी उठा। स्वाभाविक है कि उसके व्यवहार में अंतर आएगा। यदि पवन देव या देवी को भौतिक शरीर की सघनता अनुकूल बन गई तो वो शरीर में अपनी आयु तक बना रहता है। यदि इस मानव जीवन में वो प्रेम तत्व विकसित करने में सफल रहा तो मृत्योपरांत अपनी समूह आत्मा से अलग होकर एक स्वतंत्र व्यक्तित्व वाला शरीर धारण कर लेगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो अपने खुद की विकास धारा में लौट जाएगा। लेडबीटर जी से पूछा गया कि ऐसा व्यक्ति कैसे पहचाना जाएगा। उन्होंने कहा कि वो परियों की तरह अस्थिर, गैर जिम्मेदार, दायित्वहीन, हम लोगों जैसा जीवन नहीं, बल्कि प्रकृति से अधिकतम प्रेम, पर कह नहीं सकता कि कौन सा शब्द इस्तेमाल करूं, संभवतः एक तितली की तरह। मैंने पढ़ा है ऐसे लोग पूर्ण स्वतंत्र जीवन की याद करके बंधे जीवन में कभी खुश नहीं रह पाते। पवन देवियों की छोटी बड़ी अनेक प्रजातियां हैं, अनेक प्रकार हैं, बुद्धि में और शक्ति में दोनों क्षेत्र में रहने की बाध्यता कम होती है। कुछ धरती की सतह पर और कुछ सतह से ऊपर रहना पसंद करते हैं। साधारणतः वो मनुष्यों से उनकी अवांछित इच्छाओं के कारण उनसे दूर रहना चाहती हैं, तो कभी कभी वे उसके लिए मनोरंजन या चाटुकारिता के लिए उसके निकट भी आ जाती हैं। सैलेमेंडर्स या अग्नि की देवियां अन्य परियों की तरह ये भी भौतिक लोक की परियां हैं। घर के चूल्हे में, भट्ठी में, कारखाने में और धरती के जलते गर्भ में इनका समूह कहीं भी देखा जा सकता है। बिना इनके अग्नि प्रज्वलित नहीं होती। आग पर चलने वाले मंत्रों या उनके साथ समझौते के द्वारा इनके प्रभाव को अवरुद्ध कर देते हैं। और फायर प्रूफ व्यक्ति अग्नि तत्वों के लिए एक माध्यम होता है और उसमें सैलामेंड्रिन गुणों का असामान्य अनुपात होता है। ये उसके एम्ब्रियो के विकास में एलिमेंटल शक्तियों के असामान्य संयोजन का परिणाम है। सामान्यतः एक मनुष्य में एलिमेंटल के चारों लोकों के तत्व लगभग समान अनुपात में होते हैं और किसी एक तत्व की थोड़ी सी अधिकता ही उसके तथाकथित स्वभाव को निर्धारित करती है। इन्हें 4 वर्गों में रंग के अनुसार बांटा जा सकता है: लाल, नारंगी, पीला और बैंगनी, जिसका अंतिम वर्ग चौथा ईथर के देवों के अधिक निकट है। अग्नि की अवधारणा गुप्त विद्या का विषय है। तो अब मैं आगे अब एक सैलामेंडर या अग्निपरियां या अग्निदूत भौतिक जगत की जीवित इकाइयां हैं। ये ऊष्मा के प्रत्येक क्षेत्र में गर्मी का कारण है। मानव शरीर की गर्मी या पशु शरीर के ताप को नियंत्रित करने में इन्हीं की भूमिका होती है। और ये अग्नि तत्व है, महाबुद्धि है और ये फोहत है, अग्नि के 7 पुत्रों का एक प्रकार है। तो आप देखें कि ये इसोट्रिक लेवल पर हम यहाँ उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। और ये हर तरफ सातों लोकों में सब जगह ये अग्नि तत्व विद्यमान है अपने सूक्ष्म रूपों में। अब मैं बताता हूँ जनरल। परियों में इंद्रियों को भ्रमित करने की अद्भुत शक्ति होती है, जिसका प्रयोग करते हुए भारतीय जादूगर अद्भुत करतब दिखाते हैं, जैसे कि एक रस्सी का आकाश में सीधे खड़े हो जाना, टोकरी से वस्तुओं का गायब करना, सभागार में बैठे हुए दर्शकों को एक साथ सम्मोहित करना इत्यादि। इन एलिमेंटल्स को घर की वस्तुओं को छुपाने में भी बड़ा आनंद आता है। जैसे कभी कोई चीज़ घर की गायब हो जाती है, बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिलती, फिर अचानक उसी स्थान पर दिखाई पड़ जाती है। वे प्रकृति की सभी प्रक्रियाओं में गहरी रुचि और आनंद लेते हैं, जैसे रस का प्रवाह, कलियों का खिलना, पत्तियों का बनना और झड़ना। स्वाभाविक रूप से विकास के प्रभारी महान देवता इस विशेषता का उपयोग करते हैं और नेचर स्पर्श को रंगों के मिश्रण और विविधताओं की व्यवस्था में सहायता के लिए नियुक्त करते हैं। वे पक्षियों और कीटों के जीवन पर भी बहुत ध्यान देते हैं। अंडों के फूटने, प्यूपा के खुलने पर भी वे मेमनों और हिरणों के बच्चों, खरगोश के बच्चों और गिलहरियों के खेल को आनंदित दृष्टि से देखते हैं। भौतिक वातावरण से जुड़े विकास की तुलना में इथरिक विकास का एक अमूल्य लाभ ये है कि इसमें भोजन की आवश्यकता नहीं होती।
परी का शरीर बिना किसी परेशानी और बिना किसी कमी के ईथर से अपनी आवश्यकता अनुसार पोषण करता रहता है, जो अनिवार्य रूप से हमेशा उसके चारों ओर मौजूद रहता है। या यूं कहे कि पोषण का अवशोषण नहीं होता, बल्कि कणों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। वे कण जिनकी जीवन शक्ति समाप्त हो गई है, उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है और उनकी जगह लेने के लिए अन्य जीवंत कणों को अंदर खींच लिया जाता है। यद्यपि ये भोजन नहीं करते, फिर भी नेचर स्पिरिट्स फूलों की सुगंध से वैसा ही आनंद प्राप्त करते हैं जैसा मनुष्य भोजन के स्वाद से प्राप्त करते हैं। उनके लिए सुगंध महज सूंघने या चखने का विषय नहीं है, वह स्वयं को उसमें इस प्रकार सराबोर कर लेते हैं कि वे उनके शरीर में समा जाता है और एक ही समय में हर कण तक पहुंच जाता है। उनका तंत्रिका तंत्र हमारे तंत्रिका तंत्र से कहीं अधिक सूक्ष्म होता है और अनेक कंपनों के प्रति संवेदनशील होता है, जो हमारी स्थूल इंद्रियों द्वारा बिल्कुल भी अनुभव नहीं किए जाते। इसलिए वे अनेक पौधों और खनिजों में भी सुगंध का अनुभव करते हैं, जिनमें हमारे लिए कोई सुगंध नहीं होती। उनके शरीर की संरचना धुंध के एक घेरे से अधिक सरल नहीं होती, इसलिए इन्हें फाड़ा या घायल नहीं किया जा सकता और न ही गर्मी और न ही ठंड का उन पर कोई कष्टदायक प्रभाव पड़ता है। नेचर स्पिरिट्स को शारीरिक पीड़ा केवल अप्रिय असंगत कंपनों के कारण ही हो सकती है, लेकिन उनकी तीव्र गति की शक्ति उन्हें आसानी से इससे बचाने में सक्षम बनाती है। जहां तक देखा जा सकता है, वह भय के अभिशाप से पूरी तरह मुक्त हैं। अधिकांश नेचर स्पिरिट्स मनुष्य को नापसंद करती हैं और उनसे दूर रहती है, परंतु इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। उनके लिए मनुष्य एक विनाशकारी राक्षस की तरह प्रतीत होता है, जो जहां भी जाता है विनाश और बर्बादी करता है। वो उन सभी सुंदर प्राणियों को क्रूरता से प्रायः भयानक यातनाओं के साथ नष्ट करता है, मारता है, जिन्हें ये एलिमेंटल्स देखना पसंद करते हैं। वो पेड़ों को काटता है, घास को रौंदता है, फूलों को तोड़ता है और उन्हें लापरवाही से मरने के लिए फेंक देता है। वो प्रकृति के सभी प्यारे वन्य जीवन को अपनी भद्दी ईंटों और गारे से बिल्डिंगों में बदल देता है और फूलों की सुगंध को अपने रसायनों की दुर्गंध युक्त वाष्प और अपने कारखाने के सर्वव्यापी प्रदूषणकारी धुएं से बदल देता है। पर ये हमें भय की दृष्टि से देखती हैं और हमसे इस तरह दूर भागती हैं, जैसे हम किसी विषधारी सरीसृप से दूर भागते हैं। न केवल हम इस प्रकार उन सभी चीज़ों को नष्ट करते हैं जो उन्हें सबसे प्रिय हैं, बल्कि हमारी अधिकांश आदतें और उत्सर्जन भी उन्हें अरुचिकर लगते हैं। हम शुद्ध वायु को शराब और तंबाकू की दुर्गंध से दूषित करते हैं, जो उन्हें विचलित और परेशान करती हैं और उन्हें वही घृणा का अनुभव कराते हैं जो हमें तब होता है जब हमारे ऊपर कोई गंदे पानी की बाल्टी उड़ेल देता है। उनके लिए हमारे पास रहना एक ऐसे तूफान की तरह है जो गंदे नाले के ऊपर से गुजरा हो। इनके अतिरिक्त भूत पिशाच दानव और असुर शमशान के प्रेत के रूप में और मंत्रों द्वारा विचारों द्वारा उत्पन्न किए अनेकों कृत्रिम एलिमेंटल्स का वर्ग भी है और ये सब प्रायः दुष्ट जादूगरों के मित्र है। तो कृत्रिम एलिमेंटल्स में अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, जो हमारे अपने विचारों के कारण बनते हैं। तो यदि हमें अपवर्ड जर्नी में जाना है तो क्या करना है हमें? वी हैव टू कंट्रोल एलिमेंटल फोर्स। और क्या करना है? वी हैव टू कोऑपरेट विद देवास। देवों के साथ हमें सहयोग करना है और हमारे शरीर में जो एलिमेंटल फोर्सेज हैं उनको कंट्रोल में लाना है। तो इस तरह से ये फॉर्म है बिल्डर्स के, ये रूप की रचना भी करते हैं। उसमें से वो है जो फॉर्म को बिल्ड करते हैं, रूप बनाते हैं, और दोज हु आर बिल्ट इनटू द फॉर्म। तो हमारे फॉर्म के अंदर जो है ये 1 2 3 और फिजिकल
एलिमेंटल्स, और जो ऊपर से करते हैं वो बड़े देवगण या देवता लोग हैं जो इसमें फॉर्म को बनाने में सहायता करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। अब किसी को कोई कठिनाई हो या कोई कुछ और जोड़ना चाहता हो इसमें, क्योंकि विशाल उतना ही बड़ा है, मैं उसको 1 घंटे में डाल ही नहीं सकता, बड़ी मुश्किल से ये कट शॉर्ट किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको भाई। अब किसी को कुछ पूछना बहुत है? बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले कि हम कोई सवाल लें, क्योंकि सवाल काफी होंगे, टॉपिक तो काफी डिटेल्ड टॉपिक है, तो हम पहले इस मीटिंग को ऑफिशियली क्लोज कर देते हैं और फिर हम जी हाँ, सवाल जी जवाब हाँ, करते हैं, ताकि लंबा जी। जितना चलाए चाहे और जो लोग जाना चाहें वो जा सकते हैं। तो हाँ, एक मिनट पांडे जी, इसमें अभी बच रहा है क्या कुछ मैटर? नहीं नहीं, कुछ नहीं है, हमने पूरा कर दिया। अच्छा, आपने अपनी तरफ से वो पूरा कर दिया, ठीक है। हाँ, और बढ़ाएंगे तो फिर आगे देख लेंगे, अब तो बहुत बड़ा हाँ, साम्राज्य है। नहीं नहीं, वो ठीक है। अगर मैंने कहा आपको मतलब टाइम है तो नेक्स्ट सैटरडे को ले सकते हैं, तो इसको आगे बढ़ा लीजिए, नहीं अब तो कहाँ टाइम मिलेगा आपको, बस अब तैयारी करनी है चलने की। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात माथुर जी आप बात कर लेना, हाँ बाद में बात चलो, कर लीजिएगा इसके बारे ठीक है। में। जी अभी इसको क्लोज करते हैं, जी और क्वेश्चन आंसर्स या किसी को कुछ पूछना है वो ठीक है। जी। अरे पांडे जी, एक मिनट प्लीज, अभी थोड़ा होल्ड कर लें, हम क्लोज करते हैं मीटिंग को, फिर उसके बाद सवाल जवाब और कमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है संक्रांत जी, मैं थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने आप को म्यूट कर लीजिए। जी हाँ, प्रेयर करिए सर। जी। O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee, know he is also one with every other. आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको अब हम ओपन करते हैं। जो लोग हमारे